स्पोर्ट्स जिंदगी में आपका स्वागत है। शो का नाम है चैंप्स चैट। मेरा नाम है सुनील तनेजा। हम इस शो में किसी भी खेल के एक चैंपियन खिलाड़ी के साथ बात करते हैं और मेरे पीछे जो आप जिस खेल का मैच देख रहे हैं और जिस खेल की वजह से हम लोगों को आपने सबसे ज्यादा प्यार दिया है, उस खेल के भारत में ही नहीं दुनिया के सबसे सेलिब्रेटेड खिलाड़ी, सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले, सबसे ज्यादा शोहरत बटोरने वाले खिलाड़ी, भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व कैप्टन राकेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आजकल हरियाणा स्टीलर्स के कोच हैं। सीजन 6 में ये कमेंट्री पार्टनर भी रहे हैं, संजय दा, पदम और मेरे। और अब राकेश भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका चैंप्स चैट में। धन्यवाद सुनील भाई, कैसे हो? ठीक हो? बस जी बढ़िया। आप बताओ। अब तो मतलब भारत में जो है कि लॉकडाउन से अनलॉकडाउन शुरू हो चुका है, धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं। तो आपका अपना शेड्यूल और हमारा खेल भी धीरे धीरे खुल के बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है सुनील भाई। अभी धीरे धीरे बच्चे ही प्रैक्टिस करने लग गए हैं। पहले तो लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, प्रैक्टिस भी बंद थी। तो अभी तो प्रैक्टिस भी बच्चों ने स्टार्ट कर दिए हैं हमारे ग्राउंड पे। तो धीरे धीरे माहौल बढ़ रहा है। अच्छा, आपने बच्चों की बात की। मेरे घर में भी खैर बच्चे हैं, मेरी बेटी है, भतीजा भतीजी है, आपके बेटे भी। इनफैक्ट अभी आवाजें आ रही थी जब आप इनकी उम्र में थे। मतलब अब तो खैर आप एक कमाल के प्लेयर, जबरदस्त कैप्टन रहे हो, बड़े सफल कोच भी बनते जा रहे हो रेलवेज में, हरियाणा में। उनकी उम्र में क्या आपने सोचा था कि कबड्डी खेलनी है या मन में कुछ और विचार थे? नहीं सुनील भाई, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि एक कबड्डी खेलना है। बस उस टाइम से थोड़ा बस अपना एक रिक्रिएशन टाइप में क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह, एक रिक्रिएशन टाइप, ऐसा कुछ कैरियर बनाने की कोई बात नहीं थी। तो ऐसे ही मतलब मेरा एक साथी था, उसने मेरे को फोर्स किया कि यार आप कबड्डी खेल लो, आप खेल सकते हो। मैं नहीं यार, ये तो बहुत टफ गेम है। तो जबरदस्ती करके वो लेके गया ग्राउंड पे। मैंने माहौल देखा, हमारे सीनियर भी थे, जूनियर भी थे। तो थोड़ी शर्म भी आ रही थी कि यार फर्स्ट टाइम अब कैसे खेलूंगा इनमें। तो मेरे दोस्त ने मदद की, मैं फर्स्ट टाइम खेला। मेरे को काफी अच्छा लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा गेम है, इंटरेस्टिंग गेम है। तो ऐसे ही फिर धीरे धीरे शुरुआत होगी सुनील भाई। तो मैं शुरुआत कर दी, तो फिर मैं आगे बढ़ता चला गया। आप तो इनफैक्ट राकेश, जहां से आपका जन्म हुआ, जहां जिस गांव से आपका ताल्लुक है, मैंने सुना वहां तो कबड्डी का कल्चर भी बहुत ज्यादा है, नहीं? सुनील भाई बहुत मतलब ये लगा लो गढ़ है कबड्डी का। हमारे सीनियर थे, बहुत अच्छे नेशनल चैंपियन और इतने जबरदस्त खिलाड़ी थे। सुनील, मैं जो मेरे 4 सीनियर खिलाड़ी हैं उनका मैं आपको नाम बताऊंगा। कृष्ण कुमार थे, रमेश कुमार थे, संजय कुमार और वीरेंद्र। इन्होंने ही मतलब नींव रखी थी कबड्डी की हमारे गांव में। इन्होंने बच्चों को जोड़ा धीरे धीरे। फिर मतलब इतने ज्यादा बच्चा है कि इतना ज्यादा क्रेज हो गया कि मतलब अच्छा माहौल हो गया। उस माहौल से फिर एक तो जॉब, उस टाइम पे इतना जॉब नहीं था सुनील भाई कि मतलब हर जगह जॉब, कहीं सीआरपी ये सब इनमें ही जॉब मिलती थी। तो कोशिश ये करते थे कि भाई कहीं जॉब लग जाए। तो इन 4 खिलाड़ियों ने ऐसा माहौल बनाया कि आज निजामपुर एक गढ़, एक हब हो गया कबड्डी का। और निजामपुर से आप भी हो। मैंने सुना मंजीत का जन्म भी निजामपुर में हुआ था, फिर वो हरियाणा चले गए, आप भी हरियाणा में शिफ्ट हो गए कुछ साल बाद। फिर रोहित कुमार है, सोमवीर, जितने भी छिल्लर सरनेम के प्लेयर लोगों ने प्रो कबड्डी में देखे हैं, वो सब निजामपुर के हैं। बिल्कुल, सब छिल्लर। इनफैक्ट आपके निजामपुर में मेरे भी कुछ जासूस हैं। वो जासूस मुझे ये बता रहे हैं कि जब राकेश छोटे थे और लोग इनको प्यार से मुन्ना बुलाते थे, वो पड़ोसियों के बागों में जाके अमरूद और आम चुराया करते थे। सुनील भाई सिर्फ यही चोरी की है, इससे ज्यादा कोई चोरी नहीं की। कर लेते थे थोड़ी शैतानी ही। जानता हूँ। हाँ, क्यों बचपन में ये होता है कि थोड़ा बचपन में शौक होता है, किसी के अमरूद चुरा लिए, अनार चुरा लिए, तो ये शैतानी में कर लेता था। बाकी जैसे धीरे धीरे एज बढ़ती गई, बस फोकस कबड्डी की तरफ भी ज्यादा हो गया। नहीं, फर्क कुछ नहीं आया। देखो, जब आप छोटे थे तो अमरूद चुराते थे, बड़े हो गए तो टच पॉइंट और बोनस पॉइंट चुरा के लाने लगे। जी, मुझे याद है, मैं छोटा था राकेश भाई, पंजाब में एक जगह है ब्यास, वहां में गया तो वहां लोगों के घर में ना बड़े बड़े आम के और आड़ू के पेड़ लगे हुए थे। तो हमने पत्थर मार मार के आड़ू गिरा लिए और खाए। उसके बाद मेरे पूरे शरीर पे इतनी खुजली हुई, मैंने कानों को हाथ लगा लिया कि कभी पेड़ से तोड़ के कभी फल नहीं खाऊंगा मैं। तो इस तरह से हमें सीख मिलती है। एक तो बार अच्छा, जब आपने एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे हमारे गांव में शाम दोपहर को एक बड़ा ट्रक जाता था फ्रूट का भर के। तो मैं 2-3 दोस्त थे, हम ऐसे बैठ जाते थे कि ये किस टाइम जाएगा, तब भी इस पे चढ़ेंगे। तो चक्कर क्या था सुनील भाई, 50-100 मीटर पे एक ब्रेकर होता है ना, जैसे हमारा
हाँ हाँ हाँ। ब्रेकर पे जैसे ट्रक मंदा होता तो उस पर हम चढ़ जाते थे, 50-100 मीटर पे एक दूसरा ब्रेकर था, वहां हम वो पेटी वगैरह हम उतार के हम उतर जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो जैसे हम पहले ब्रेकर पे थोड़ा लेट चढ़े, वो अगले ब्रेकर अच्छा। से वो टेम्पो उतर के थोड़ा स्पीड हो गया, तो वो उतरते टाइम वो पेटी भी गिर गई और मैं भी गिर गया। वो टेम्पो वाले ओ ने रोक गॉड। लिया और वो हमारे पीछे लग लिया, हम भाग लिए, पेटी नहीं छोड़ी लेकिन मगर फ्रूट नहीं छोड़ूंगा, अब उतारे तो इतनी शैतानी कर लेते थे। मतलब वही बात होगी ना, राकेश कुमार रेड करने गए, एक पैर को टच किया, 2 चेन लेके आ गए, उनके रोके भी रुकेंगे नहीं, भाग के दौड़ के वापस आ जाएंगे, एक की जगह 3 पॉइंट मिल जाएंगे नहीं। तो अच्छा, कबड्डी जब खेलनी शुरू की, मतलब इंडिया के लिए आपको मैंने इतनी बार खेलते देखा, प्रो कबड्डी में देखा, ऑलराउंडर हमेशा आप रहे हो इंडिया के लिए, आप कॉर्नर भी खेलते थे, रेड भी करते थे, परस्यूट भी करते थे, तो ये शुरू से ही मतलब आपने ऑलराउंडर की तरह खेलना शुरू किया, या जैसे अलग अलग कोच मिलते गए उन्होंने अपने हिसाब से खिलाया आपको? नहीं, जैसे स्टार्टिंग तो एक रेडर से की थी मैंने, सुनील भाई। अच्छा जी। फिर जो हमारे सीनियर थे उन्होंने एक जो सीनियर होते हैं या कोचेज जो होते हैं वो खिलाड़ी में, बच्चे में टैलेंट देख लेते हैं कि भाई ये खिलाड़ी हम्म। ये रेडर बन सकता है, या डिफेंडर बन सकता है, या ऑलराउंडर बन सकता है। तो जी। उन्होंने मेरे को बोला कि आप थोड़ा ऑलराउंडर भी बन सकते हो, आप साइड पे भी खेलो और हम्म। ट्राई करो, आप एक ऑलराउंडर बन सकते हो। तो स्टार्टिंग में हम्म। तो मैं रेडर था, क्योंकि गांव से जब भी हम लोकल टूर्नामेंट खेलते थे हमेशा मैं सिर्फ रेड करता था, मैंने कभी डिफेंस नहीं किया। जैसे जैसे ओके। मैं ऊपर बढ़ा तो उसके बाद फिर प्रैक्टिस भी की मैंने, ऑलराउंडर की भी की। तो तभी उस टाइम फिर मैं एक ऑलराउंडर की भूमिका में आ गया, नहीं तो स्टार्टिंग में मैं एक एज ए रेडर ही था। ओके। तो आपका जो सबसे पहला मैच मुझे याद है, क्योंकि उस टाइम पे टीवी कवरेज इतनी थी नहीं, और ये मैच आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, 2006 का फाइनल इंडिया पाकिस्तान का, उसमें आप कॉर्नर खेल रहे थे, क्या परस्यूट मारा था आपने। मुझे याद है राकेश भाई, थोड़े दिन पहले ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक वर्कशॉप की थी कबड्डी पे, आपने भी जरूर वो अटेंड की होगी। उसमें हमारे जो दिग्गज कोच हैं प्रसाद राव साहब, उनकी एक प्रेजेंटेशन थी, उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने वो क्लिप खास तौर पे दिखाया था कि राकेश को देखो कहाँ खड़ा है, कैसे परस्यूट कर रहा है। तो वो आपका पहला एशियन गेम्स था 2006 वाला, उसकी क्या यादें हैं आपके मन में? देखो वो मेरे लाइफ का सबसे अच्छा खुशी का पल है, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए हमेशा ये होता है कि भाई एशियन गेम खेलना है और उसमें भारत के लिए प्रतिनिधित्व करना है और गोल्ड जीतना है। तो जब हाँ जी। मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे काफी खुशी हुई, मेरे परिवार को भी खुशी हुई कि मतलब इतना बड़ा अचीवमेंट है हमारा लड़का करने जा रहा है। मेरे को इतनी खुशी थी कि सुनील भाई की या एशियन गेम में जाएंगे। उस टाइम पे एक पास मिलता है रेलवे से, फर्स्ट क्लास का पास मिलता है, पेंशन। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि यार ये पास मिल जाएगा, रेल में हम फ्री हो जाएंगे, रेल में कहीं भी जा सकते हैं। तो हम एशियन गेम में चले गए थे सुनील भाई, मेरे को आज भी याद है, मतलब वे मैच मैं आज भूल नहीं सकता। मेरे को शोल्डर में भी इंजरी हुई थी, डॉक्टर ने मना भी किया था कि आप नहीं खेल सकते, अगर आप खेलोगे अच्छा। तो आप लाइफ टाइम नहीं खेल सकते। लेकिन एक देश की बात थी, एक जुनून था कि फाइनल मैच था। फाइनल मैच तो बहुत बड़ा वो होता है, मगर एक मैच बिल्कुल। बचा है, अगर आप इसमें हार मान गए तो हाँ पता नहीं क्या हो सकता है। तो हाँ। मैंने हार नहीं मानी, डॉक्टर के कहने के बावजूद भी, बलवान कोच साहब भी थे, उन्होंने बोला राकेश कोई बात नहीं, अभी तेरा करियर शुरू हुआ है, कहीं खराब ना। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, पहले देश है, बाद में अपना अपना शरीर है अपना, मैं मर जाऊंगा कट जाऊंगा लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो मैच, फाइनल मैच में क्या सब जानते दादा कैसे खेले हम और कैसे हमने देश को गोल्ड दिलाया था। क्या बात है, क्या बलवान साहब, तो मुझे खैर कई बार उनसे मिलने का सौभाग्य मिला है। वो इतना मोटिवेट कर देते हैं, शाबाश बेटा, जय हनुमान, शाबाश बेटा, तू शेर बन के खेल। मगर मोटिवेट करने में बलवान साहब जैसा कोई कोच नहीं है ना। देखो मैं उनकी तारीफ करता हूँ, जितना जुनूनी कोच मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। हमारे कोच साहब थे रणधीर जी, वो भी मतलब एक मतलब हमारे रेलवे कोच थे, वो भी बहुत अच्छे थे, हमें अच्छी अच्छी दिग्गज। गाइडेंस देते थे। लेकिन जो बलवान कोच साहब थे, मतलब कबड्डी के प्रति वो समर्पित थे, हमेशा इतना जुनून रहता था। मतलब जब भी हमारा सिलेक्शन होता था, टीम बाहर खेलने के लिए जाती थी इंडिया के लिए, तो खिलाड़ियों को उनका मोटिवेशन, उनकी डाइट का स्पेशल ध्यान रखते थे, प्रैक्टिस का ध्यान रखते थे, किसी को इंजरी ना हो जाए, तो इतना मोटिवेशन देते थे सुनील भाई बहुत ज्यादा। और खिलाड़ी को वही चीज चाहिए कि खिलाड़ी को एक मोटिवेशन मिलता रहे, तो जो उसकी परफॉर्मेंस पे उसको वो अप कर सकता है। तो बलवान साहब सच में मैं उनको सलूट करता हूँ, उनकी बहादुरी को और उनके जज्बे को। बलवान साहब हैं, शेरावत साहब हैं, राकेश कुमार हैं, प्रसाद साहब हैं, जितने हमारे दिग्गज कोच हैं उन सबको हमारा सलाम है। और इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे,
चैंप्स चैट में वापस आएंगे तो इंडिया फेवरेट सन राकेश कुमार के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। स्पोर्ट्स जिंदगी में आप देख रहे हैं चैंप्स चैट और कबड्डी के मैट के सामने मैं मौजूद हूं। ये वर्चुअल मैट है, असली नहीं है। और मेरे साथ मौजूद है भारत के 3 बार के एशियन गेम्स विनर, 2 बार कैप्टन रहे, फिर प्रो कबड्डी में जलवा दिखाया एज अ प्लेयर, एज अ कोच, राकेश कुमार। वेलकम बैक राका भाई। जी जी सुनील भाई। अच्छा, हम इनफैक्ट 2006 एशियन गेम्स की बात कर रहे थे। 2010 का फाइनल मुझे याद है। ईरान पहली बार फाइनल में तब पहुंचा था। उससे पहले तो पाकिस्तान और बांग्लादेश फाइनल में पहुंचते थे और इंडिया तो परमानेंट था। उस मैच की शुरुआत में भी आपको इंजरी हुई थी, तो मुझे लगता है कि जो एशियन गेम्स के फाइनल वाले मैच है ना, वो आपकी इंजरी को लेकर थोड़े से ज्यादा वो हो गए हैं, नहीं? उसमें फिर अनूप ने कैप्टनसी की थी। एक्चुअली क्या हुआ सुनील भाई, फर्स्ट रेड था। फर्स्ट रेड में ही हमारे फजल अतरा जी हैं, महान खिलाड़ी हैं। उन काफी मतलब जितनी बार मेरे को चोट लगी है उन्हीं के दौरान लगी है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जानबूझ के चोट मारी है, हो जाता है खिलाड़ी को कोई जानबूझ के नहीं मारता, तो मोस्टली उनसे फाइट करते हुए लगी है। तो 2010 में फर्स्ट रेड में ही मतलब उनका मेरे को घुटना यहाँ पे लगा था सिर में। मैं ऑन द सपोर्ट उधर ग्राउंड में बैठ गया, सबने देखा है। 2010 में मैं बेहोश हो गया था, मेरे को उठा के ले गए थे। तो वहां पे मेरे को कम से कम 15 मिनट बाद होश आया। लेकिन मेरे को पता नहीं सुनील भाई कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मेरे को पूरा होश था। मैं उनको बोला कि तो मेरे को ग्राउंड पे ले आए। मैं ग्राउंड पे आ गया। मैं खेलूंगा। वो बोला नहीं, तेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, और देखो हम कितना लीड में है, कितना अच्छे से हमारी टीम खेल रही है। तो मैं सर मेरे को खेलना है, मेरे को प्लीज खिलाओ। बलवान को साहब बोले नहीं राकेश अभी। और ये वाक्य मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं कैसे क्या हो रहा है। जैसे ही मैच खत्म हुआ, टीम इंडिया विन कर गया, तो उनके बाद सभी खिलाड़ियों ने मेरे को उठा लिया। वो मेरे को ये बात बता रहे हैं, मेरे को नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। ये उन्होंने बताया कि तू ऐसे आया, वहां बैठा, ऐसे बोला, फिर आपको ऐसे उठाया, आप भावुक हो गए, रोने लगे। उसके बाद फिर आप डेड हो गए दोबारा। उसके बाद फिर मैं डेड हो गया। डेड होने के बाद फिर हॉस्पिटल गए हम। हॉस्पिटल में कम से कम 5-6 घंटे बाद मेरे को होश आया। तो होश आने के बाद बलवान को साहब वहीं थे। बलवान को साहब बोले अरे हनुमान एक गोल्ड ले लिया है और ये तेरा गोल्ड है। मैं सर मैच कब है? मैं बोला मैच कब है सर? बोला मैच कब है? ये देख गोल्ड ले लिया, ये तेरा गोल्ड है, ये पेन। मैं सर सच में? बोला हाँ सच में, हम जीत गए और फर्स्ट आ गए। मैं मतलब इतना खुश हुआ। हालांकि मैं नहीं खेल सका, लेकिन खुशी इतनी हुई कि तो मैं नहीं खेला, लेकिन हमारा इंडिया ने गोल्ड तो लिया। तो वो पक्का भी थोड़ा मेरी लाइफ का अलग ही था। अच्छा, वो फाइनल में मुझे याद है, चलो आप नहीं खेले, सेकंड हाफ में ईरान के पास लीड थी, फिर इंडिया जीता। फिर 2014 एशियन गेम आया, वहां तो ईरान के पास लास्ट मोमेंट तक लीड थी। आपने, अनूप ने और एंड में मंजीत ने मैच जितवाया था। उस मैच की कमेंट्री की थी, मुझे याद है। फिर 2018 एशियन गेम आता है, ईरान इंडिया को सेमीफाइनल में हरा देता है। तो ये पिछले 3 एशियन गेम से ईरान ने जो कबड्डी में छलांग लगाई है राकेश भाई, एज एन इंडियन हमें दुख होता है कि यार हम गोल्ड नहीं जीत पाए, लेकिन एज अ कबड्डी लवर तो आपको भी खुशी होती होगी, एक और टीम निकल के आ गई, कबड्डी और फैल रही है दुनिया में, नहीं? बिल्कुल। देखो सुनील भाई, हार जीत तो लगी रहती है। ये नहीं कि हमेशा एक ही खिलाड़ी जीतेगा या एक ही टीम जीतेगी। बस थोड़ा ये दुख होता है कि हम लगातार चैंपियन थे, हम हार गए। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं कि इंडिया पीछे है। इंडिया हमेशा आगे रही है और आगे ही रहेगी। वो कुछ पल, कुछ मोमेंट ऐसे हो जाते हैं। अब की बार जैसे हमारी टीम हार गई, वो ईरान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, इसमें नो डाउट। और लगातार उसने मतलब 14-15 साल में वो 2004 वर्ल्ड कप में वो आई थी टीम। उसके बाद उन्होंने इतनी मतलब अपनी परफॉर्मेंस को अप किया है सुनील भाई कि वो 4 में आने के बाद 2006 में वो सेमीफाइनल खेली। उसके बाद 10 में वो फाइनल में आ गई। तो मतलब कितना जल्दी उन्होंने मतलब रिकॉर्ड किया। और उसके बाद लगातार अभी 18 में हमें हरा भी दिया। तो इससे ये अंदाजा लगाओ कि वो कितना ऊपर है। और ये नहीं, ईरान नहीं, कोरिया भी,
जापान भी, सारी टीम में ऊपर आ रही है। तो खुशी है कि कहीं ना कहीं हमारा विदेशों में भी हमारी कबड्डी ऊपर जा रही है। हार जीत एक अलग चीज है, लेकिन गेम को बढ़ावा मिल रहा है। करेक्ट। और इनफैक्ट 2010 में जब आपको चोट लग गई थी तो आपके राइट हैंड मैन और खास दोस्त अनूप कुमार, उन्होंने कैप्टेंसी की थी। तो अनूप और आपको जब भी मैं देखता हूँ मुझे शोले के जय वीरू की याद आती है। लोग कहते हैं कि कमेंट्री बॉक्स में जो संजय बनर्जी और सुनील की जोड़ी है वो मैट पे राकेश अनूप की जोड़ी है। और ये सवाल राकेश भाई ट्विटर पे कई लोगों ने मुझे कहा है कि राकेश जी से पूछना, अनूप के साथ दोस्ती आपकी कब हुई और क्या दोस्ताना है आप दोनों के बीच में? ये देखो, अनूप 2005 में अनूप नेशनल कैंप में आया था। तभी हम अच्छा जी। श्रीलंका शेप गेम हुआ था, तो अनूप श्रीलंका शेप गेम में गया था। तो वहाँ हमारी थोड़ी ही मतलब एक इतनी ज्यादा अच्छी दोस्ती नहीं हुई थी, बस हाय हेलो बातचीत हुई थी। उसके बाद 2007 में फिर अनूप कैंप में आए। 2007 में हमारी इतनी अच्छी मतलब इतनी अच्छी गुडविल बन गई, इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई कि 2007 के बाद हम कभी भी जब भी नेशनल कैंप लगा या कहीं भी टीम गई, हमने हमेशा दोनों ने अपने एक रूम शेयर किया। हमेशा हम इकट्ठे रहे हैं, चाहे नेशनल कैंप हो, चाहे हम बाहर गए वहां हो, चाहे प्रो कबड्डी हो, कहीं भी गए हो हम साथ में रहे। और इतनी अच्छी हमारा तालमेल इतना अच्छा हो गया था सुनील भाई कि चाहे ऑन कोर्ट हो या ऑफ कोर्ट हो, हम इतनी अच्छी हमारी बॉन्डिंग थी। जैसे मैच होता तो उसमें हम इतने अच्छे से एक दूसरे को जानते थे कि यहाँ तू ये कर सकता है, मेरे को ये पता था कि तू यहाँ ये कर सकता। तो एक दूसरे को इतना मोटिवेशन देते थे, वही मोटिवेशन हमारे काम आया सुनील भाई। इनफैक्ट आपकी दोस्ती का एक किस्सा तो मुझे याद है। राकेश और अनूप जब यू मुंबा में एक साथ खेलते थे तो दादा, पदम और मैं, हम तीनों सुबह सुबह, हैदराबाद की बात है, इनका कैंप देखने गए, इनकी प्रैक्टिस देखने गए कि सुबह सुबह प्लेयर कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो तब टीम के कोच थे ई भास्करन और असिस्टेंट कोच थे रवि शेट्टी। प्रैक्टिस खत्म हो गई, अनूप और राकेश मैट के एक साइड पे बैठे हुए हैं। अनूप ने राकेश के कान में कुछ फुसफुसा के कहा, तो राकेश भाई जो है असिस्टेंट कोच रवि शेट्टी साहब को एक साइड में लगे, कोच साहब यहाँ बैठो यहाँ बैठो, तो मैट पे बिठा दिया। तो जो लोग रेसलिंग देखते हैं उनको याद होगा कि योगेश्वर दत्त एक मूव लगाते हैं फीतले, सामने वाले रेसलर को लिटा के उसके पैर पकड़ के घुमाते हैं। तो राकेश ने रवि शेट्टी को धक्का दिया, पैर पकड़े और पूरे मैट पे घुमा दिया फीतले, और पूरी टीम पागलों की तरह हंस रही है। अनूप कुमार पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे हैं। तो ये बदमाशियां दोनों ने बहुत की हैं। अच्छा, प्रो कबड्डी के मैच की बात चल रही है राकेश भाई, अभी इनफैक्ट जो 2-3 सबसे बड़े प्लेयर पिछले 3-4 सीजन में आपने भी देखे हैं ज्यादा क्लोजली, प्रदीप नरवाल है जो लगातार अच्छा परफॉर्म करता है, पवन सेरावत पिछले 2 सीजन का सुपरस्टार बन गया। आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा रेडर टेक्निकली ज्यादा अच्छा है? देखो, मैं मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये कहता है कि प्रदीप में थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस, क्योंकि प्रदीप काफी मतलब अच्छा खेला, प्रो कबड्डी में बहुत अच्छा खेला। उसके पास मतलब हर स्किल है सुनील भाई, ये नहीं कि वो डुबकी से मशहूर हुआ है, लेकिन डुबकी से उसके पास बोनस भी है, उसके पास हैंड रीच इतना अच्छा है, उसके पास जंप भी अच्छा है, डुबकी भी है, टर्निंग भी अच्छा है। तो स्किल प्रदीप के पास थोड़ा ज्यादा होने के कारण थोड़ा प्रदीप पवन से थोड़ा बेटर है। हालांकि पवन भी बहुत अच्छा है, उसने भी काफी इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन जो प्रदीप ने अचीव किया है वो पवन तो अभी 2 सीजन से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। प्रदीप तो लगातार परफॉर्मेंस उसने दिया है। हाँ, बिल्कुल। कबड्डी में जो लगातार अच्छा खेले बेहतर उसी को मानते हैं। आखिरी सवाल, हजार सवाल है मेरे मन में, हमने कितनी बातें की हैं राकेश भाई, बॉम्बे में, मुंबई में कमेंट्री के दौरान, आगे पीछे 1000 सवाल और भी है, लेकिन चूंकि टाइम थोड़ा कम है, आप 2 सीजन 3 सीजन पहले तक टीम के कैप्टन थे, प्लेयर थे, पिछले सीजन में हरियाणा स्टीलर्स की जर्सी आपने एज अ कोच पहनी है, तो इस नए रोल को कितना एंजॉय कर रहे हो आप? देखो सुनील भाई, खिलाड़ी हमेशा नहीं खेलता। खिलाड़ी का वो जो टाइम होता है वो उस लेवल तक ही खेलता है, उसके बाद कहीं ना कहीं उसको कोचिंग में जाना पड़ता है। तो मन तो नहीं था सुनील भाई कबड्डी छोड़ने का, लेकिन अभी नए नए लड़के इतने ऊपर आ गए, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि हमेशा कबड्डी नहीं खेल सकते, थोड़ा फिटनेस का भी इशू हो जाता है, एज इफेक्ट भी पड़ता है। लेकिन ये नहीं सोचा था सुनील भाई, आपके साथ में कमेंट्री में था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बता नहीं सकता, फील हो रही थी मेरे को कि यार मैं बस दादा के साथ और सुनील के साथ, पतन जी के साथ मैं कमेंट्री में ही करूंगा, मेरे को यही मजा आएगा। लेकिन सुनील भाई वो मेरी फील्ड नहीं थी, मेरी फील्ड एज ए प्लेयर, एज ए कोच की फील्ड है। तो मैंने सोचा अभी मैं जो मेरे पास जो मेरा हुनर है, जो मेरा टैलेंट है, जो मेरे बड़ों ने मेरे को सिखाया है,
मैं अपने खिलाड़ियों को वो टैलेंट एज ए कोच के थ्रू में दूंगा। तो मैंने डिसाइड किया भाई मैं कोच लगूंगा। तो कोच का ऑफर आया, हरियाणा स्टीलर टीम ने मेरे को ले लिया और कोचिंग लाइफ में मैं घुस गया। सुनील भाई मैं बयान नहीं कर सकता, मतलब जितना मजा खेल में आता था ना, उससे ज्यादा मजा मेरे को अभी कोच में आ रहा है। थोड़ी टेंशन है। अरे क्या बात, देखो क्या बात। खेल में तो मतलब खिलाड़ियों को टेंशन नहीं होती, खेलता है हार जीत हो जाती है, लेकिन कोच वही होता है सुनील भाई जो टेंशन नहीं ले, जो खिलाड़ियों को हमेशा मोटिवेशन करे। हार जीत एक साइड में रख दो, आप चलो हार गए तो आप उन पे बर्डन डालोगे तो आप उनसे परफॉर्मेंस नहीं ले सकते, आप उनसे अच्छे से उनको समझा के ही परफॉर्मेंस ले सकते हो। तो मैं कोच लगा, मेरे को इतनी खुशी हुई सुनील भाई। और मैं अब यही सोचता हूँ कि लगातार अपनी रेलवे के लिए, अपने प्रो कबड्डी में जिस टीम में मैं रहूं अभी, मैं तो लगता है 5-6 साल, मैं तो 5-6 क्या, मैं तो सोच रहा हूँ अपने हरियाणा स्टीलर को मैं छोड़ू ही नहीं, क्योंकि इतना अच्छा माहौल है लेके जाना, पेंशन लेके जाना यहाँ से। लेके जाऊंगा, भारत जी से बोलूंगा कि मेरे को पेंशन यहाँ से पेंशन से विदाई करना। उसके बाद इंडिया टीम का कोच कोशिश करूँ, इंडिया टीम का कोच लगूं। तो मैं इस लाइन में घुस गया। मेरा एक ही है मैं सुनील भाई कि मैं एक अच्छा प्लेयर बना हूं, तो मैं जिसको भी कोचिंग तैयार करूं, जिसको कोचिंग दूं, वो भी एक हाई लेवल पे जाए, ताकि मेरा भी नाम हो, उसका भी नाम हो, उसके माँ बाप का, उसके पेरेंट्स का, अपने देश का नाम हो। तो यही मेरी सोच है सुनील भाई, आगे मैं कोचिंग में करियर अपना कंटिन्यू रखूंगा। तो यही हमारी इनफैक्ट भारत की सभ्यता है, संस्कृति है कि जो हम सीखते हैं वो हमारा फर्ज बनता है हम आगे पास करें। जैसे संजय बनर्जी ने कमेंट्री सीखी और मुझ जैसे नए नए लड़कों को कमेंट्री उन्होंने सिखाई है, वैसे राकेश कुमार एज अ ग्रेट प्लेयर, एज अ ग्रेट कैप्टन, उम्मीद करते हैं कि एक ग्रेट कोच भी बनेंगे। राकेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया चैंप्स चैट में बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि कबड्डी दोबारा से शुरू हो और दोबारा से आपके हाथ के पराठे खाने का मौका मिले। जी 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 सुनील भाई, बिल्कुल बिल्कुल।